नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि टीवी का खास शो देख रहे हैं आप, खास खबर खास नजर। इस कार्यक्रम में हम देश, दुनिया और प्रदेश से जुड़ी उन तमाम बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं, नजर डालते हैं जो सुर्खियों में हैं। जनता से जुड़े मुद्दे हों या राजनीतिक गलियारों की हलचल या फिर देश दुनिया से जुड़े मुद्दे, हम ऐसी सभी खबरें आपके सामने पेश करेंगे जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले 4 बड़ी खबरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिन पर फोकस हमारा होने वाला है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज के लिए सबसे ज्यादा खास पहली खबर जो रहने वाली है वो है, आखिर भारत ने अब कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस तालिबान को पाकिस्तान और चीन हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, उसका तोड़ भारत ने पहले ही निकाल दिया और ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने दोनों देशों की जमीन हिला दी। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में तालिबान को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह आरएसएस और तालिबान की सोच को एक बता रहे हैं और मोदी सरकार से उसका स्टैंड पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि दिग्विजय सिंह अपने इस बयान से आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। तीसरी खबर उन तमाम लोगों के लिए देखना जरूरी है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी को लेकर अमेरिकी वेबसाइट प्रोपब्लिका ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है और व्हाट्सएप पर लोगों के एसएमएस की निगरानी करने का आरोप लगाया है। प्रोपब्लिका ने दावा किया है कि व्हाट्सएप ने लोगों की निगरानी के लिए कुछ लोगों को भी हायर कर रखा है। चौथी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। इन दिनों बीजेपी कांग्रेस वोट बैंक बनाने की राजनीति में लगे हुए हैं। कभी आदिवासी तो कभी ओबीसी वर्ग को अपना हितैषी बताने की होड़ मची हुई है और अब ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की राजनीति जोरों पर चल रही है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तालिबान में बढ़ते कट्टरवाद और हिंसा की घटनाओं ने एक बार फिर पूरे विश्व को आतंकवाद की ओर धकेल दिया है। वहीं कुछ देश तालिबान में अवसर की तलाश भी कर रहे हैं। ऐसे 2 देश हैं, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान जहां तालिबान को हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, वहीं चीन अफगानिस्तान में अपना निवेश तलाश रहा है। भारत के ये दोनों पड़ोसी देश इसका इस्तेमाल देश पर दबाव बनाने के लिए करना चाहते हैं। ऐसे में भारत ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक, देखिए इस रिपोर्ट। तालिबान पर भारत का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका और रूस के साथ बैठक। रूस के एनएसए को बुलाया दिल्ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ भी हुए शामिल। तालिबान के बढ़ते आतंक को देखते हुए भारत ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारत के मास्टर स्ट्रोक से चीन और पाकिस्तान दोनों को बड़ा झटका लगा है। तालिबान के जरिए हिंदुस्तान में आतंकवाद और हिंसा फैलाने के चीनी मंसूबे को भारत ने तोड़ दिया है। इसके लिए भारत के समर्थन में उतर आए हैं अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस के जरिए भारत कूटनीति से तालिबान को काबू करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए दोनों देश भी तैयार हो गए हैं। तीनों देशों के बीच 16 दिन चली कूटनीति बैठक में दिखे सकारात्मक परिणाम। अमेरिका और रूस को भारत ने लाया साथ। आतंकवाद पर नकेल कसने को तैयार हुए तीनों देश। भारत ने आखिरकार अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दे पर अमेरिका और रूस को एक जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। काबुल में तालिबान पर नकेल कसने, आतंकवाद के खिलाफ उसने अपनी प्रतिबद्धता हासिल करने और कानून को शासन बहाल करने की चुनौती को लेकर भारतीय प्रयासों के तहत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव को एक साथ नई दिल्ली में बुलाया गया। हालांकि CIA चीफ की भारत यात्रा को गोपनीय पर्दे में रखा गया। उनकी यात्रा की पुष्टि का खंडन करने को भी कोई सरकारी सूत्र तैयार नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के जवाहर भवन में विदेश मंत्रालय और साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय की हलचलों और सिक्योरिटी सायरनों की आवाजों से उनकी मौजूदगी छिप नहीं पाई। दरअसल अमेरिका उस स्थिति से बेदाग निकलना चाहता है जो उसकी सेनाओं की वापसी की वजह से पैदा हुई है। तालिबान के कई गुटों पर अमेरिकी पकड़ है और रूस उसी का फायदा लेना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत कंसल्टेशन ब्रिज की भूमिका निभाता रहे, जिससे अमेरिका और रूस के साथ संपर्क बना रहे। अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति व्यापक हमदर्दी, इसका इस्तेमाल ग्राउंड इंटेलिजेंस के तौर पर किया जाए। अफगानिस्तान में भविष्य के लिए लीडरशिप बचाकर रखना है।
अमेरिका चाहता है कि भारत कई उदीयमान नेताओं को राजनीतिक शरण दे। वहीं रूस भी अपने एजेंडे के तहत इस चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। रूस दुनिया भर में बढ़ते आतंकवाद के खतरे को लेकर चिंतित है, इसलिए भारत और अमेरिका की सहायता के लिए तैयार हुआ है। रूस का अपना एजेंडा है, तालिबान को हर हाल में आतंकवाद के ट्रैक से अलग रखा जाए। इसके साथ ही अफगानिस्तान से पलायन रुके। इसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में कानून का शासन हो। ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को निष्क्रिय किया जाए, जिसका अड्डा अफगानिस्तान बन गया है। तीनों ही देश अफगानिस्तान के रास्ते दुनिया भर में फैलने वाले आतंकवाद को लेकर परेशान हैं, जिसको रोकने के लिए अमेरिका रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार है। और इसके लिए दोनों देशों के बीच अहम भूमिका में भारत है। भारत के लिए तालिबान को रोकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही देश तालिबानी आतंकवादियों के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की फिराक में हैं। और इसे ही रोकने के लिए भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीनों ही देशों को साथ में सामंजस्य बैठाना होगा। आइए समझते हैं कि ये लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है। खुफिया और सैन्य नेटवर्क के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। अफगानिस्तान के जिरगों के बीच संवाद के लिए वार्ता हो, जिसकी मेजबानी किसी तीसरे देश में हो। काबुल में भविष्य के शासन तंत्र के पैरामीटर तैयार हो। हिंसा, सामाजिक और नस्लीय टकराव खत्म हो। तालिबान को हथियार डालने के लिए मनाया जाए। मानवाधिकार की रक्षा करने और आतंकवाद छोड़ने की शर्त रखी जाए, जिसके बाद ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर राजी हुआ जाए। अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत होते ही पाकिस्तान और चीन में खुशी का माहौल देखा गया था। वहीं दोनों ही देश कई मौकों पर तालिबान का समर्थन करते हुए भी देखे गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों ही देशों को तालिबान से काफी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें थी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन भारत के मास्टर स्ट्रोक ने दोनों देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जहां पाकिस्तान और चीन तालिबान के पक्ष में दिख रहे हैं, वहीं अमेरिका और रूस को भारत ने अपनी ओर कर लिया है। ऐसे में दोनों ही पड़ोसी देशों को एक बार फिर भारत से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत ने अपनी कूटनीति से एक और नहले पर दहला मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिबान एमपी में बवाल। जी हां, तालिबानी एमपी में बवाल। मध्य प्रदेश में तालिबान को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह महिलाओं के मुद्दे पर आरएसएस और तालिबान की सोच को एक बराबर बता रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार से तालिबान को लेकर उनका स्टैंड पूछा जा रहा है। लेकिन क्या तालिबान और आरएसएस की सोच एक है? क्या आरएसएस भी कामकाजी महिलाओं के खिलाफ है? अगर नहीं तो फिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं? आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह आरएसएस और मोहन भागवत पर लगातार हमलावर हैं। हिंदू मुसलमान के एक डीएनए वाले भागवत के बयान का विरोध करते हुए दिग्विजय ने इंदौर में कहा था कि यदि ऐसा है तो लव जिहाद की क्या जरूरत है। और अब एक बार फिर दिग्गी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महिलाओं के मामले में तालिबान और आरएसएस की सोच एक जैसी है। उन्होंने भागवत के एक पुराने बयान को तालिबान में महिलाओं की स्थिति से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर सवाल किया। दिग्विजय ने दोनों बयानों को एक जैसा बताते हुए कहा कि क्या तालिबान और आरएसएस के विचार एक जैसे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के नेता भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि यदि बात करें तो तालिबान में जिस प्रकार कहा जा रहा है कि महिलाओं को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, महिलाएं तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है। हमने कई भाजपा और आरएसएस नेताओं के बयान देखे हैं जो महिलाओं को कम कपड़े पे सलाह देते हैं, जो महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने की सलाह देते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने तो प्रमाण से ट्वीट किया है। उन्होंने तो उन नेताओं के नाम लिखे हैं जिन्होंने बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर भाजपा को जवाब देना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत कहा है। और यदि बात करें तो दिग्विजय सिंह जी ने ये इस ट्वीट के माध्यम से यह भी सवाल उठाए हैं कि जिस प्रकार से तालिबान में जो आतंकी संगठन के लोग हैं, जो घोषित आतंकवादी हैं, वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं,
तो ऐसे में भारत उनको मान्यता देगा और वहां की सरकार को। दिग्विजय सिंह जी ने ठीक सवाल उठाया, इसमें भाजपा को जवाब देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं, उन्होंने तार्किक ढंग से अपनी बात कही। अब भाजपा तो बौखलाने का काम करेगी जब भी दिग्विजय सिंह जी कुछ कहते हैं, इसलिए वो सवाल उठाना चालू कर देती। दिग्विजय के ट्वीट के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, क्योंकि ये हिंदूवादी संगठन है। वो रोहिंग्याओं पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों नहीं करते? वो आईएसआई की आलोचना क्यों नहीं करते? इससे दिग्विजय की सोच प्रदर्शित होती है। आपने कभी दिग्विजय सिंह को आईएसआई की आलोचना करते देखा है? आपने कभी ओबामा की आलोचना करते हुए आपने किसी आतंकवादी की आलोचना करते देखा है? दिग्विजय सिंह जब आलोचना करेंगे संघ की ही करेंगे। वो जब चाहेंगे तो संघ पे ही प्रतिबंध की बात करेंगे, हिंदूवादी संगठन है वो। और दिग्विजय सिंह ने इसलिए कभी रोहिंग्याओं पर प्रतिबंध लगाने की सुना आपने कि दिग्विजय सिंह ने कहा? नहीं सुना होगा। इससे दिग्विजय सिंह की सोच प्रदर्शित होती है कि किस तरह का विभाजनकारी सोच दिग्विजय। दरअसल तालिबान सरकार में एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है। तालिबान ने कहा है कि महिलाएं मंत्री बनने के योग्य नहीं होती। तालिबान के इस बयान के बाद दिग्गी ने भागवत का पुराना बयान निकालकर आरएसएस पर सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल देखना होगा कि मामले में और कितनी सियासत होती है और संघ का क्या स्टैंड सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। फेसबुक कंपनी अपने सोशल मीडिया ऐप यानी व्हाट्सएप का विज्ञापन ये बताकर करती है कि इसके जरिए भेजे जाने वाले संदेशों को बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। इस रूप में वो यूजर्स की प्राइवेसी की पूरी रक्षा का वादा भी करते हैं। लेकिन अमेरिकी वेबसाइट ProPublica.org ने अपनी खबर में ये दावा किया है कि फेसबुक का ये कहना झूठ है, जिसके चलते व्हाट्सएप एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यूजर्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ProPublica ने ऐसा क्यों दावा किया और इस वेबसाइट की रिपोर्ट कितनी सच्ची है? इसके बाद व्हाट्सएप ने क्या सफाई दी है? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस रिपोर्ट में। क्या झूठा है प्राइवेसी रक्षा का व्हाट्सएप का वादा? क्या कंपनी ने निगरानी के लिए हायर किए हैं कर्मचारी? क्या लोगों की प्राइवेसी खतरे में है? आखिर ProPublica की रिपोर्ट कितनी सच है? प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप एक बार फिर सुर्खियों में है। इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट ProPublica ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि व्हाट्सएप ने करीब ऐसे 1000 कंटेंट रिव्यूअर को हायर कर रखा है, जो ये कंटेंट रिव्यूअर व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे कंटेंट को देखते हैं। यानी व्हाट्सएप पर आपका कंटेंट पूरी तरह प्राइवेट नहीं है। ProPublica की इस रिपोर्ट के बाद अब बहस छिड़ गई है। दरअसल व्हाट्सएप दावा करता है कि उसके यूजर का कंटेंट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी व्हाट्सएप यूजर क्या शेयर कर रहे हैं ये कंपनी को भी नहीं पता होता। लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाट्सएप के कर्मचारी यूजर्स का कंटेंट पढ़, देख और सुन रहे हैं, समझते हैं। ProPublica की रिपोर्ट क्या कह रही है? इसको लेकर क्या विवाद है? व्हाट्सएप ने इस मामले पर क्या कहा है? और क्या व्हाट्सएप पर आपका कंटेंट सेफ है? सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है। ProPublica ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने करीब 1000 ऐसे लोगों को हायर कर रखा है जो यूजर्स के कंटेंट की जांच करते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर दिया गया है। ये कर्मचारी ऑस्टिन, टेक्सास, डबलिन और सिंगापुर के ऑफिस से कामकाज करते हैं। इन्हें टेक कंपनी एसेंचर के जरिए अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट के वक्त इन्हें कंटेंट रिव्यूअर की पोजीशन दी जाती है। इस काम के लिए इन मॉडरेटर्स को 1 घंटे के लिए करीब 1200 रुपए मिलते हैं। अब ये टीम कैसे काम करती है जरा ये भी जान लीजिए। इस टीम को व्हाट्सएप ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर दिया है।
इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये टीम उन मैसेजेस को पढ़ सकती है जिन्हें व्हाट्सएप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेट स्पीच या दूसरी किसी कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाई किया है। टीम चाहे तो कंटेंट को बैन कर सकती है, बाद में जांच के लिए टैग कर सकती है या बिना कोई एक्शन लिए छोड़ सकती है। ProPublica की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उस पर व्हाट्सएप ने किस तरह सफाई दी है, जरा ये भी जान लेते हैं। व्हाट्सएप के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस कॉल बुक ने माना है कि ऑस्टिन और बाकी जगहों पर कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो मैसेजेस को पढ़ती है, लेकिन ये टीम केवल ऐसे ही कंटेंट को पढ़ सकती है जिसे रिपोर्ट किया गया है। उनका कहना है कि इस टीम का काम केवल ऐसे कंटेंट को पढ़ना है जिसे यूजर धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट स्पीच, आतंकवादी साजिश और दूसरी किसी कैटेगरी में रिपोर्ट करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि क्या आपके मैसेजेस भी देखे जा सकते हैं? तो इस मामले में साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप केवल वही कंटेंट देख रही है जिससे रिपोर्ट किया गया है। कंपनी के पास किसी कंटेंट के रिपोर्ट की शिकायत जाती है तो उसे रिव्यू के लिए कंटेंट को देखना ही पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपने किसी व्हाट्सएप मैसेज को पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिए रिपोर्ट किया। आपकी रिपोर्ट कंपनी के पास जाएगी। अब कंपनी बिना कंटेंट को देखे कैसे आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकती है? आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए जरूरी है कि पहले कंटेंट को देखा जाए, उसके बाद ही कंटेंट पोर्नोग्राफिक है या नहीं इसका फैसला लिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर व्हाट्सएप मेरा कंटेंट देख भी रहा होगा तो मुझे क्या नुकसान है? आप सोच रहे होंगे कि मैं तो व्हाट्सएप पर केवल दोस्तों से बातचीत करता हूँ, अगर व्हाट्सएप उसे देख भी ले तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। दरअसल बात यह नहीं है। व्हाट्सएप आपकी बातचीत का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के लिए कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गूगल पर कुछ सर्च करने के बाद उसी से जुड़े ऐड आपके सोशल मीडिया पर दिखने लगते हैं। ठीक उसी तरह व्हाट्सएप भी आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। आपने अपने दोस्तों से कहीं घूमने जाने की बात की। व्हाट्सएप इस बातचीत को ट्रैवल कंपनियों के साथ शेयर कर आपको ट्रैवल से रिलेटेड ऐड दिखा सकता है। बदले में कंपनियों से व्हाट्सएप पैसे लेगा। अब आपको बता दें कि ProPublica की रिपोर्ट के बाद व्हाट्सएप पहली बार विवादों में नहीं आया है। इससे पहले भी व्हाट्सएप कई बार विवादों में आ चुका है। भारत सरकार के निर्देश के खिलाफ तो व्हाट्सएप हाई कोर्ट तक चला गया था। यूजर्स पर अपनी नई पॉलिसी थोपने के लिए भी व्हाट्सएप विवादों में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो फिलहाल तो इस रिपोर्ट के सुनने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपके किसी कंटेंट को रिपोर्ट किया गया है तो ज़रूर व्हाट्सएप के पास ऐसी टीम है जो उस रिपोर्टेड किए हुए कंटेंट को पढ़ते हैं, उसे रिव्यू करते हैं। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। जी हाँ, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण तो लागू कर दिया गया, लेकिन अब इसका श्रेय किसे मिले, इस पर सियासत का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस में इस मामले को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस आभार यात्रा निकालकर ये जनता की जताने की कोशिश की जा रही है जनता के सामने कांग्रेस की तरफ से कि कमलनाथ की वजह से प्रदेश में आरक्षण लागू हो पाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अब इस बीच ओबीसी वर्ग किसको अपना हितैषी समझता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जरा आप भी देखिए ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़ किस तरह राजनीतिक दलों में मची हुई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा के बीच श्रेय लेने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार से कांग्रेस ने आभार यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने ये यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को धन्यवाद देने के लिए शुरू की है, जिसे खुद कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा प्रदेश के करीब 15 जिलों से होकर गुजरेगी।
कांग्रेस की इस आभार यात्रा का पहला चरण 10 से 18 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान ये यात्रा भोपाल, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और विदिशा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह जनसभाएं और जनसंवाद के साथ जन चौपालें भी होंगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा के जरिए कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखेंगे और बीजेपी के झूठ की पोल खोलेंगे। वही यात्रा शुरू करने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज जी सालों तक कहते रहे कि ओबीसी के वो रक्षक हैं, लेकिन सालों सरकार में रहने के बावजूद 27% आरक्षण नहीं दिया। हमारी सरकार आई, हमने ओबीसी को आरक्षण दिया। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं, और आज तक क्या है? आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता। भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नीयत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सच्चाई की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के हर ओबीसी से कि आप सच्चाई पहचान लीजिए। इधर कांग्रेस की आभार यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी तंज कसा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तो ये तक कह दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये कैसी आभार यात्रा है जिसमें कमलनाथ खुद ही दूल्हा बने हैं और खुद ही बारात में नाच भी रहे हैं? ये कैसी आभार यात्रा है जिसमें वो खुद ही झंडी दिखा रहे हैं? अब कांग्रेस की आभार यात्रा का भी जोरदार मामला है। कमलनाथ जी खुद ही दूल्हे बन रहे हैं और खुद ही बाराती बनकर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के लिए ही आभार यात्रा निकल रही है और खुद ही झंडी दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतनी राजनीति में फोटो छपवाने की और श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है। इस तरह की तो कभी मैंने बारात नहीं देखी कि दूल्हा घोड़ी लाए, घोड़ी पर बैठे, खुद ही डांस करे और खुद ही व्यवस्थाएं करे। मुझे आश्चर्य है कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह की छोटी राजनीति कर रहे हैं। जहां एक और केंद्र की सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाया, तो राज्य की सरकार ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण उपलब्ध करा दिया है। अब काम हमने किया, यात्रा आप निकाल रहे हो। और आभार शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आज कांग्रेस के नेता यदि यथार्थ की और सच्चाई की राजनीति करते हैं तो इस आभार यात्रा के दौरान वो इस बात को जरूर इंगित करें कि हम आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का। ये ढकोसला, ये फोटो अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए किया हुआ प्रदर्शन, ये जनता है, सब जानती है। और इस तरह की नाटक नौटंकी के कारण ही कांग्रेस की ये स्थिति बनी है कि उसे अपने लिए कोना भी मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो इन बयानों से साफ है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी सियासी घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है। ऐसे में उपचुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ओबीसी के साथ ही आदिवासी और दलित वर्ग में पेट बनाने की कोशिश में जुट गई है। खुद सीएम शिवराज खंडवा का कई बार दौरा कर चुके हैं और अब 12 सितंबर को जौबट जाकर वहां पर जन दर्शन भी करेंगे। दोनों ही दलों ने अपने मोर्चों और प्रकोष्ठों को भी मोर्चे पर लगा दिया है। इससे साफ है कि आने वाले समय में प्रदेश में सियासी घमासान का ये दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अब बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की गूंज ब्रिक्स सम्मेलन में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जहां एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाया, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तालिबान को बड़ा खतरा बताया। यहां तक कि रूसी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए ये रिपोर्ट।
तालिबान भले ही आतंकी संगठन ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे दुनिया में खासतौर से भारत के लिए बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। तालिबान के कानून से हर कोई दहशत में है। अफगानिस्तान के हालातों ने यूएन को भी चिंता में डाल दिया है। अफगानिस्तान के हालातों की गूंज ब्रिक्स सम्मेलन में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। जिनपिंग के सामने ही अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है। प्रधानमंत्री ने इसमें संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनर्जी रिसर्च कॉर्पोरेशन जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ये भी जरूरी है कि हम आत्मसंतुष्ट ना हो। हमें ये निश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 सालों के लिए उपयोगी हो। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस साल की शुरुआत से हमारे सहयोगी देश महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में हमने प्रगति भी की है। ब्रिक्स के फ्यूचर के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हम अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए साझा संसाधनों के आधार पर रणनीति बनाएंगे। ब्रिक्स के भविष्य को मजबूत करेंगे। Our 5 countries have supported multilateralism and taken part in global governance in the spirit of equity, justice and mutual assistance, and we have become an important force on the international stage to be reckoned with. ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा भी खूब गूंजा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देश के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। पुतिन ने अफगानिस्तान की आतंकवाद और ड्रग स्मगलिंग का अड्डा बनने की आशंका जाहिर की। साथ ही पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों की वापसी ने एक नया संकट पैदा कर दिया है और ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। हमारे देशों ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है। India's presidency has done its utmost to ensure a progressive and smooth development of the strategic partnership of the BRICS member states in all the key areas. I agree with the colleagues. Our association's clout is indeed getting higher, and its role is quite prominent. It logically stems from the fact that over the 15 years of joint efforts, the BRICS member states have managed to establish effective cooperation on the whole range of pressing issues on the global and regional agenda. Such close BRICS member states partnership is in demand since the situation across the world remains quite turbulent. ब्रिक्स 5 देशों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। ये 2011 में बना था। इस ग्रुप को बनाने का मकसद वेस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमी और पॉलिटिकल दबदबे का मुकाबला करना है। ब्रिक्स ने वॉशिंगटन में मौजूद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले अपना खुद का बैंक बनाया है, लेकिन इस बार सम्मेलन में सबसे ज्यादा फोकस अफगानिस्तान और आतंकवाद पर रहा। हालांकि ये तो समय के साथ ही पता चलेगा कि अफगानिस्तान का क्या होता है, लेकिन तालिबान ने कहीं न कहीं दुनिया को अपनी तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी के साथ कार्यक्रम खास खबर खास नजर में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।